ऑडिट प्रोसीजर्स, तो इसमें हमें मेनली 5 पॉइंट दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा असरटेनिंग बिजनेस ऑफ कंपनी, दूसरा है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, तीसरा है रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, चौथा है एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस, और पांचवा है कंप्लायंस विद प्रूडेंशियल नॉर्म्स। तो हम एक एक करके इन जो पांचों पॉइंट हैं इनकी ऑडिट प्रोसेस देखेंगे या ऑडिट प्रोसीजर देखेंगे। सबसे पहला है असरटेनिंग बिजनेस ऑफ द कंपनी। तो किसी भी कंपनी के बिजनेस को असरटेन करने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या है कि उनकी एमओए और एओए को चेक किया जाए। लेकिन एमओए में क्या होता है, कई बार बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ दे रखी होती है, तो उसमें से जो प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी होती है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो जो मेन बिजनेस है कंपनी का उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको कंपनी की जो बिजनेस पॉलिसी है उसको चेक करनी चाहिए, और साथ में जो बोर्ड मिनट्स के जो बोर्ड मीटिंग के जो मिनट्स है उसको भी चेक कर लेना चाहिए, और जो टॉप लेवल मैनेजमेंट जो डिस्कशन हो रही है उसको भी आपको पता करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको जो कंपनी के जो प्रिंसिपल ऑब्जेक्ट्स है उसका एक क्लियर पिक्चर आपको मिल जाएगा। फिर है इवोल्यूशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। तो आपको जो अकाउंटिंग सिस्टम है और जो रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स है उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए, ताकि आप जो अपने ऑडिट प्रोसीजर्स है उनके एनटीई को यानी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट को डिसाइड कर सकें। आपने चेक करना चाहिए कि जो सिस्टम ऑफ रिकवरी है, जो रिकवरी का जो सिस्टम है एनबीएफसी में, वो इफेक्टिव है कि नहीं है, इसका आपने रिव्यू करना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है लोग पैसा लेकर के वापस देते ही नहीं है और ये लोग रिकवरी ठीक से कर नहीं पाते, लीगल एक्शन नहीं ले पाते, या लेते हैं तो किस तरीके से लेते हैं, पहले बंदे भेजते हैं कि लीगल एक्शन लेते हैं कि प्यार से समझाते हैं, रिमाइंडर भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, उस तरीके से आपको देखना चाहिए। तो सिस्टम ऑफ रिकवरी की इफेक्टिवनेस को आपको रिव्यू करना चाहिए। फिर आपने जो उनके जो एडवांसेस जो उन्होंने दे रखे हैं वो पीरियडिकली रिव्यू करते हैं कि नहीं करते हैं, फॉलोअप प्रॉपर करते हैं कि नहीं करते हैं। कि जैसे फॉलोअप मान लो कि जैसे आपने हर मंथली आपने रिटर्न फाइल करनी है स्टॉक ऑडिट के या ऐसा कुछ करना है, तो वो प्रॉपर फॉलोअप किया कि जाता है कि नहीं किया जाता है एडवांसेस देने के बाद, और एडवांसेस का पीरियडिकल रिव्यू किया जाता है कि नहीं किया जाता, कि ये एनपीए अभी भी है कि नहीं है, या एनपीए बन गई है, तो आपने पीरियडिकल रिव्यू करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई, तो आपने आरबीआई के साथ जो रजिस्ट्रेशन हो रखा है उसको भी चेक करना चाहिए कि जो नेट ऑन फंड है, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है आरबीआई के अकॉर्डिंग वो 2 करोड़ की वो मेंटेन करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। तो आरबीआई ने जो इनको जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे रखा है उसकी आपने कॉपी लेकर के चेक करनी है। अगर अभी तक नहीं दिया है तो जो एप्लीकेशन दिया गया होगा आरबीआई को रजिस्ट्रेशन के लिए, उस एप्लीकेशन की कॉपी लेकर के चेक करनी है। तो अगर कोई एनबीएफसी ऐसा है जो कि पब्लिक डिपॉजिट को होल्ड करता है, तो क्या जो आरबीआई ने जो मिनिमम परसेंटेज तो इन्वेस्टमेंट की बता रखी है कि आपने मिनिमम इतना लिक्विड एसेट में आपने मिनिमम परसेंटेज इतना इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, वो आपने कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। फिर आरबीआई अपनी तरफ से ही ये जो लिक्विड एसेट्स है इनकी मेंटेनेंस को लेकर के एडिशनल कंट्रोल लगाता है कि आपने हर क्वार्टर में हमें रिटर्न फाइल करनी है इन लिक्विड एसेट्स की मेंटेनेंस को लेकर के। तो वो क्वार्टरली रिटर्न फाइल करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है, उस क्वार्टरली रिटर्न में एनबीएफसी क्या इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज कर रही है, सही कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये चीज़ आपको चेक करनी है। तो आरबीआई में क्या चेक करना है, नेट ऑफ फंड 2 करोड़ का होना चाहिए। कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन ले लो अगर रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन हो गया है तो, अगर नहीं हुआ है तो कॉपी ऑफ एप्लीकेशन ले लो। और एनबीएफसी जो कि पब्लिक डिपॉजिट को होल्ड कर रही है, क्या वो जो एक स्पेसिफाइड परसेंटेज है लिक्विड एसेट्स में उसमें इन्वेस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है एज पर आरबीआई। और क्वार्टरली रिटर्न जो लिक्विड एसेट्स के मेंटेनेंस से रिलेटेड जो क्वार्टरली रिटर्न है वो आरबीआई के पास फाइल की जा रही है कि नहीं की जा रही है। अब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं। ये चौथा पॉइंट उन एनबीएफसी के लिए है, उन एनबीएफसी के लिए डायरेक्शन है एक तरीके से, जो कि पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं। तो एनबीएफसी एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शंस। अब देखो डायरेक्शन कौन कौन से। सबसे पहले तो हमें ये चेक करना चाहिए ऑडिटर को कि क्या जो आरबीआई है उसने एनबीएफसी को प्रॉपर्ली क्लासिफाई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। अगर आरबीआई ने अभी तक एनबीएफसी को प्रॉपर क्लासिफाई नहीं किया हुआ है तो ऑडिटर ने खुद उसकी क्लासिफिकेशन करनी चाहिए सभी फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए। फिर वो एनबीएफसी जो कि पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं
तो वो कितना एक्सेप्ट कर सकते हैं। उस पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करने की कोई लिमिट तो होगी ना, तो वो लिमिट कैसे डिसाइड करी जाती है? जो अप्रूव्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो क्रेडिट रेटिंग देती है एनबीएफसी को, उस क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि जो सीलिंग लिमिट होगी पब्लिक डिपॉजिट की वो कितनी होगी। तो आपने ये चेक करना है, आपने क्रेडिट रेटिंग की जो कॉपी है वो आपने ऑब्टेन करने की क्रेडिट रेटिंग कितनी दी गई है, और फिर ये चेक करना है कि जो पब्लिक डिपॉजिट है एज पर क्रेडिट रेटिंग ही, जो क्रेडिट रेटिंग असाइन की गई है उस एज पर क्रेडिट रेटिंग ही मेंटेन करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। अगर क्रेडिट रेटिंग घट गई है या बढ़ गई है, मतलब इन केस ऑफ अपग्रेडिंग या डाउनग्रेडिंग, तो उसी अकॉर्डिंग पब्लिक डिपॉजिट भी एनबीएफसी घटा रहे हैं और बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। और ये चीज़ कि हमारी जो क्रेडिट रेटिंग है ये घट गई है या बढ़ गई है, ये चीज़ की इन्फॉर्मेशन एनबीएफसी को आरबीआई को देनी चाहिए राइटिंग में विद इन द 15 डेज इस इवेंट के। फिर एक बात ये भी आती है कि अगर इनकी क्रेडिट रेटिंग घटी है और इतनी घट गई है कि जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड है जो भी है, चाहे सी हो चाहे C+ हो, उससे भी ज़्यादा घट गई है, तो उस केस में जो एक्सेस जो डिपॉजिट अभी तक जो उनके पास पड़ा हुआ है उसको किस तरीके से रेगुलराइज करना है, उसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे अभी तक ये लोग A+ इनकी क्रेडिट रेटिंग थी, तो ये लोग उस अकॉर्डिंग क्या करते थे, पब्लिक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते थे। अब उनकी क्रेडिट रेटिंग जो है वो C हो गई, यानी मिनिमम तो इतनी होनी चाहिए थी बट उनकी अब कितनी हो गई, C हो गई है। तो जो एक्सेस जो ये लोग इन लोगों ने जो मेंटेन किया हुआ है पब्लिक डिपॉजिट को, इस पब्लिक डिपॉजिट को किस तरीके से अब रेगुलराइज किया जाएगा उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं नीचे। जैसे कि आपने जो फ्रेश पब्लिक डिपॉजिट है पहले तो आपने वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग वाले जिनका रिन्यूअल पीरियड आ गया है उसको रिन्यू नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। और सिर्फ आपने इन एग्जिस्टिंग डिपॉजिट को मैच्योरिटी तक रखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई अब एक्सेस हो रहा है तो सबको पब्लिक को पैसा लौटा दो, तो ये तो पब्लिक के साथ चीटिंग हो जाएगी ना। पब्लिक ने तो आपका इंटरेस्ट दे करके मतलब आपके अंदर डिपॉजिट करवाया था और आप उनको आप बोलोगे कि मेरी क्रेडिट रेटिंग घट गई है तो पैसे वापस ले जाओ, ऐसा नहीं करना आपने, ठीक है। तो आपने फ्रेश एक्सेप्ट नहीं करना है, एग्जिस्टिंग वाले को रिन्यू नहीं करना है, और जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं उनको मैच्योरिटी तक ही चलने देना है। और ये 15 दिन के बाद आप 15 दिन में आपने आरबीआई को इन्फॉर्म कर देना है राइटिंग में, तो ऊपर बात हो ही गई थी। फिर आपने कोई भी पब्लिक डिपॉजिट जो कि मैच्योर हो गया है उसको रिन्यू नहीं करना। देखो एग्जिस्टिंग वन को तो रिन्यू कराना नहीं है, और जो मैच्योर्ड है वाले हैं उसको भी रिन्यू नहीं कराना है जब तक कि आपको डिपॉजिटर वॉलंटरी कंसेंट नहीं देता है रिन्यू कराने का। फिर आपने इंटरेस्ट की कैलकुलेशन को भी चेक करना है कि कोई एक्सेस इंटरेस्ट तो नहीं पे किया जा रहा है ना। फिर जो भी आप पब्लिक डिपॉजिट को जो भी आप एक्सेप्ट करते हो, देखो जो डाउनग्रेड हो जाता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट वाले से उसके पॉइंट से यहीं तक थे, ठीक है। अब ये नॉर्मल जो है वो नॉर्मल पॉइंट एक कंटिन्यू हुए हैं। तो नॉर्मल पॉइंट में है कि जो भी आप एक्सेप्ट करते हो पब्लिक डिपॉजिट या फिर पब्लिक डिपॉजिट को जब आप रिन्यू करते हो वो रिन्यूअल या एक्सेप्टेंस आपने सिर्फ तभी करनी चाहिए जब आपको पब्लिक जो डिपॉजिटर है उससे रिटर्न एप्लीकेशन मिली हो ऐसा करने के लिए। फिर आपने जो डिपॉजिट रजिस्टर जो एनबीएफसी मेंटेन करके रखता है उसको वेरीफाई करना चाहिए, और उसके जो पार्टिकुलर्स हैं उनको सैंपल बेसिस पर टेस्ट चेक करना चाहिए और क्रॉस वेरीफाई करनी चाहिए सपोर्टिंग रिसीट्स के साथ। फिर जो मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट जो लिक्विड एसेट में करनी होती है एज पर आरबीआई, वो इन्वेस्टमेंट सेफ कस्टडी में है कि नहीं है। किसकी सेफ कस्टडी में? जो भी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है जो आरबीआई ने जिसे प्रिस्क्राइब कर रखा है उसकी सेफ कस्टडी में इन्वेस्टमेंट है कि नहीं है, आपने वो चेक करना है। फिर जो रिटर्न जो फाइल करनी होती है एनबीएफसी को वो टाइमली मैनर में करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है। और अगर कोई ऐसा एनबीएफसी है जो कि पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता है तो उस केस में आपने उसका बोर्ड रेजोल्यूशन को चेक करना है कि उनके बोर्ड रेजोल्यूशन में ये स्पेसिफाई या सर्टिफाई किया गया है कि नहीं किया गया कि उन्होंने इस बार भी कोई पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया है। और ग्रुप की जो होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ग्रुप की जो होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसमें आपने ये चेक करना है कि उसमें भी जो बोर्ड रेजोल्यूशन है उसने ये स्पेसिफाई किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है कि हम लोग इस कंपनीज में अपनी ग्रुप की जो कंपनीज हैं उसके अंदर ही हम लोगों ने यहाँ पे शेयर हमने इशू कर रखे, हम लोग यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट करना है या अभी कर चुके हैं, तो उन सब के नाम जो ग्रुप कंपनीज हैं जहाँ पे जो ग्रुप की जो होल्डिंग कंपनी है उसने इन्वेस्ट कर रखा है या शेयर परचेज किए हुए हैं, तो उस ग्रुप कंपनी के नाम बोर्ड रेजोल्यूशन में है कि नहीं है।
तो ये जो डायरेक्शंस है ये एक्सेप्टेंस ऑफ पब्लिक डिपॉजिट वाले एनबीएफसी के, उसके अकॉर्डिंग हमने एक कहानी बना रखी है कि सहारा कंपनी जो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जब अपनी एनुअल रिटर्न टाइमली फाइल कर रहा था तो उसे पता चला कि उसकी लिक्विड एसेट्स बहुत ही कम है। इसलिए उनके जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बोर्ड रेजोल्यूशन पास किया कि हम पब्लिक से डिपॉजिट एसेट करेंगे और उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे। इतने इंटरेस्ट रेट को देखकर फिर पब्लिक ने क्या किया, रिटर्न एप्लीकेशन लगाई, और जिनकी एप्लीकेशन आ गई उन सब का नाम उन सब का जो पब्लिक डिपॉजिट है वो एक्सेप्ट कर लिया गया और उन सब का नाम डिपॉजिट रजिस्टर में लिख दिया गया। और फिर इस पैसे को सहारा वाले बाद में रिपे नहीं कर पाए, जिससे उनकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो गई। और सहारा ने इस बात को कि उनकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो गई, इस बात को पूरी तरीके से क्लासिफाइड रखा हुआ, किसी को पब्लिक को पता ही नहीं रखने दिया कि इनकी क्रेडिट रेटिंग ख़राब हो गई है। और इसका कनेक्टर क्या है कि सहारा कंपनी ने पब्लिक डिपॉजिट डायरेक्शन से कंप्लाई नहीं किया। अब देखो इसमें से मैं पॉइंट्स निकालता हूँ। ग्रुप से ग्रुप होल्डिंग इन्वेस्टमेंट कंपनी वाला पॉइंट आ जाएगा, और एनुअल रिटर्न से एनुअल रिटर्न टाइमली मैनर में फाइल किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है ये पता चल जाएगा। फिर जो लिक्विड एसेट्स है वो मेंटेन करी जा रही है कि नहीं करी जा रही है स्पेसिफाइड परसेंटेज में, वो पता चल जाएगा। फिर बोर्ड रेजोल्यूशन में कि हमने बोर्ड रेजोल्यूशन में ये पता चल जाएगा कि मतलब कि बोर्ड रेजोल्यूशन में ये पता चल जाएगा कि मतलब हमने पब्लिक डिपॉजिट कोई भी एक्सेप्ट नहीं किया है। फिर ये जो इंटरेस्ट रेट है वो आपने देखना है कि एक्सेस तो नहीं पे किया जा रहा है। फिर रिटर्न एप्लीकेशन के बाद ही आपने क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए और रिन्यू करना चाहिए पब्लिक डिपॉजिट को। और जो डिपॉजिट रजिस्टर है उसकी पर्टिकुलर्स को आपने चेक करना है। और फिर क्रेडिट रेटिंग के अकॉर्डिंग ही क्या होता है पब्लिक डिपॉजिट को मेंटेन करते हो। फिर डाउनग्रेड अपग्रेड के केस में क्या होना था वो भी हमने देखा। आरबीआई को इन्फॉर्म करना है विदिन 15 डेज। और काफ़ी सारे जो रेगुलाइज किस तरीके से करेंगे, अगर एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट ग्रेड से नीचे जब डाउनग्रेड हो जाता है तब। और सहारा और क्लासिफिकेशन प्रॉपर हुई है कि नहीं हुई है ये भी चीज़ हमें चेक करनी है। अब हम एनबीएफसी के जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स हैं हम वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है रिगार्डिंग इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एसेट क्लासिफिकेशन, इन सब के रिगार्डिंग जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसको कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। फिर अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ग्रांट कर रहे हैं डिमांड लोन या कॉल लोन, तो इसके रिगार्डिंग जो उन्होंने कोई कंपनी में पॉलिसी फ्रेम करी है कि नहीं करी है, कोई कंपनी में पॉलिसी फ्रेम करके इम्प्लीमेंट करी है कि नहीं करी है, ये भी आपने चेक करना है। फिर जो एसेट है उसकी क्लासिफिकेशन, जैसे कि स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, लॉस एसेट्स, और उसकी जो रिलेटेड जो प्रोविज़न होता है उसके इससे रिलेटेड जो भी प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसको कंप्लाई किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, इसको भी आपने असेस करना है। यानी जो एडवांसेस हैं उसकी क्लासिफिकेशन और रिलेटेड जो प्रोविजंस है उससे रिलेटेड जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसको कंप्लायंस को आपने असेस करना है। और एनपीए के केस में आपने चेक करना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अनरियलाइज इनकम है वो पेंडल में लेकर के जा रहे हैं ये लोग अभी भी एक्रूअल बेसिस पे, क्योंकि एनपीए की इनकम हमेशा कैश बेसिस पे ही रिकॉग्नाइज करी जाती है। और अगर कोई अकाउंट पिछले साल क्लासीफाई कर दिया गया था एज एन एनपीए और इस बार वो एनपीए क्लासीफाई नहीं किया है, तो आपने चेक करना है कि वो रेगुलर हो गया है या किसी कंडीशन में चेंज आ गई है जिसके कारण से हम एनपीए क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं, ये भी आपने चेक करना है। तो जो प्रूडेंशियल नॉर्म से इससे रिलेटेड भी कहानी है कि एज पर पॉलिसी फॉर लोन्स ऑफ द येस बैंक, तो हम यहाँ पे येस बैंक की कहानी पढ़ रहे हैं। तो एज पर पॉलिसी फॉर लोन्स ऑफ द येस बैंक, अगर लोन लेने के बाद बोरोवर नॉर्म्स के साथ कंप्लाई नहीं करता है तो उस लोन या एसेट को क्लासिफाई कर दिया जाएगा एनपीए, और फ्यूचर में फिर कभी उसकी इनकम को अपने पेंडल में प्राउडली शो नहीं किया जाएगा, क्योंकि एनपीए का स्टेटस शेम लाता है। तो देखो सबसे पहले है पॉलिसी फॉर लोन्स, फिर है कंप्लायंस प्रूडेंशियल नॉर्म के साथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये पॉलिसी फॉर लोन्स वाला कौन सा है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ग्रांट करते हैं डिमांड लोन या कॉल लोन, तो उस केस में एक प्रॉपर इस जो पॉलिसी है लोन की वो कंपनी में फ्रेम करी हुई है कि नहीं करी हुई है, इम्प्लीमेंट करी हुई है कि नहीं करी हुई है, वो चेक करना होता है। यहाँ पे हमें जो प्रूडेंशियल नॉर्म्स है उसके साथ हमें कंप्लायंस चेक करना है, प्रूडेंशियल नॉर्म रिलेटेड टू इनकम रिकॉग्निशन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ब्ला ब्ला।
फिर यहाँ पे लोन और सेट की क्लासिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्शन नॉर्म्स होते हैं और उनकी जो विद रिस्पेक्ट जो भी प्रोविजनिंग होती है उसे भी हम चेक करेंगे। फिर जो इसकी इनकम से मतलब कि एनपीए की जो इनकम है उसको चेक करेंगे कि वो एक्रूअल बेसिस पे तो नहीं करी जा रही है ना पेंडल में शो, क्योंकि उसे कैश बेसिस पर शो करना होता है। फिर स्टेटस ऑफ एनपीए का स्टेटस सेम रहता है, मतलब स्टेटस ऑफ एनपीए कि जो एनपीए का जो स्टेटस है वो जो पिछले साल था वो इस साल बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। अगर नहीं बना हुआ है तो चेक करना है कि वो रेगुलर हो गया है इसलिए हमने एनपीए का स्टेटस हटा दिया, या फिर कोई और कंडीशन में चेंज आएगा जिसके कारण एनपीए का स्टेटस हमें चेंज करना पड़ा। तो इसका कनेक्टर है कि प्रूडेंशियल नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करवाना येस बैंक की पॉलिसी है। येस बैंक की पॉलिसी क्या है? प्रूडेंशियल नॉर्म के साथ कंप्लाई करवाना।